Hi guys, this is me Uzair. Today we are discuss about respiratory system. तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है जो हम इस चैप्टर में कवर करें उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ URT एंड LRT, ओके, एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल इंटरनल, उसके बाद नर्वस कंट्रोल पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज ऑफ लंग्स पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है एयरवे पैसेज का और लंग्स का, जो कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड सेल। ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये सेल है। ओके, ये एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में CO2 का जाना और सेल के अंदर O2 का आना, दिस इज होल प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन 4 स्टेप होती है। सबसे पहले ऑक्सीजन का लंग्स तक आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें हमारे पास इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, जो एल्वुलाई से, इज आवर एल्वुलाई, यहाँ से ऑक्सीजन का ब्लड में आना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वुलाई में जाना, ये है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ओके, उसके बाद दिस इज आवर टिश्यू, दिस इज आवर ब्लड। तो ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में जाना और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में आना, दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन और टिश्यू रिस्पायरेशन। Inside tissue is composed of multiple cells. ओके, तो हर सेल में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ATP बनती है उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन और सेलुलर मेटाबॉलिज्म। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है एंड नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन में हमारे गैसेस एक्सचेंज आते हैं, जिनमें पल्मोनरी वेंटिलेशन, मीन के इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एल्वुलाई एंड, तो ये हमारे पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन है and transport of O2 and CO2 from blood to tissue। ठीक है, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे किस तरह जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से टिश्यू तक जाती है और टिश्यू से दोबारा लंग्स तक आती है, और रेगुलेशन ऑफ O2 एंड CO2 इन ब्लड। तो इसके लिए हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं और कुछ हमारे पास सेंटर्स होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे लास्ट में। अब जो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन है उसमें आ गया एयर फिल्ट्रेशन, एयर को फिल्टर आउट करते हैं, प्रोटेक्टिव या क्लींजिंग, रिफ्लेक्सिव। अब जो रिफ्लेक्सिंग है, जैसे हमारे पास स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, ठीक है, ऑल्फेक्शन, जिसमें हम मतलब कि हमारे जो नोज है इसमें हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व की एंडिंग होती है जो ऑल्फेक्शन में हेल्पफुल होती है। उसके बाद हमारे पास आती है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, या इसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं, जिसमें ल्यूकोसाइड, नेचर किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, मास्ट सेल, डिफेंसेस एंड कैथलिसिडेंस। ओके, ये सारे डिफेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मेंटेनेंस ऑफ वाटर, उसके बाद वाटर को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी को किस तरह, बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको कैसे रेगुलेट करती है। तो हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म से ATP
बनती है। तो जब ऑक्सीजन होगी तो हमें एनर्जी मिलेगी और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बरकरार है। रेगुलेशन ऑफ पीएच मीन्स के हाइड्रोजन आयन को सेंस करते हैं। एंड सक्रीशन ऑफ ACE, तो ACE एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये हमारे लंग्स में होते हैं जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। में एक है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, वो तमाम हिस्से जो कि हमारी ट्रैकिया से अपवर्ड है उनको हम बोलते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स आते हैं। एंड लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक कंसिडर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। ओके, अब ये देखें, ये हमारे पास है नेजल कैविटी, हार्ड पैलेट, नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। Now we are discussing about the nose, which is the part of upper respiratory tract. अब जो नोज का फंक्शन है ऑल्फैक्शन के अलावा, ऑल्फैक्शन क्या है कि अवेयरनेस ऑफ स्मेल, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में आपकी उसकी स्मेल के बारे में अवेयर होना, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्शन। और हमारी जो अपर लेयर है नोज की, उसमें होती है अल्फैक्टरी म्यूकोसा, जिसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो कि सेंस करते हैं स्मेल को। ओके, उसके अलावा अल्फैक्शन के अलावा हमारी जो नोज है वो वार्म करती है एयर को, क्लींस करती है और ह्यूमिडिफाइज, उसमें वाटर को एंटर करती है। ठीक है, इट सर्व एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर दैट एम्पलीफाई द वॉइस, और जो हमारा लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, वहाँ से जो वॉइस बनती है उसको एम्पलीफाई करती है, उसको बढ़ाती है। अब इसके जो पार्ट है नेजल कैविटी, नेजल सेप्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस सिक्रेट जो कि गॉबलेट सेल करते हैं, हेयर आ जाते हैं, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम एनाटॉमी ऑफ नोज देखें तो उसमें हमारे पास बोन्स आती हैं। बोन्स के बारे में इसने इधर नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा सेप्टम है, सेप्टम, ओके, जो कि हमारे दो नेजल कैविटीज को बीच में से अलग करते हैं। तो इसका एक एंटीरियर है, ये आगे वाला, जो कि हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, और जो पोस्टीरियर है, जो अंदर है इससे पीछे, तो वो हमारे इथमाइड एंड वोमेर बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारा रूफ है वो इथमाइड एंड स्फीनाइड बोन से मिलकर बना होता है, और जो हमारा फ्लोर है ऑफ द नोज, इट इज मेड ऑफ हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट। ओके, उसके बाद है फेरिंग्स। इट इज द मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडिंग अबाउट 13 सेंटीमीटर और 5 इंचेस, ये उसकी लेंथ दी हुई है, डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। द नंबर 1 इज नेजोफेरिंग्स। तो जो नेजोफेरिंग्स है ये हमारे सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल पीछे होती है। ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है, तो ये ऊपर से नोज आ रहा है, तो ये जो रीजन है दिस इज नेजोफेरिंग्स, और ये ऑस्टियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब को ईयर से रिसीव करती है, और ये इसमें फायरेंजियल टॉन्सिल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडिनॉइड्स। ओके, उसके बाद है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स इज द स्पेस बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड रूट ऑफ टंग विच एक्सटेंडेड इंफीरियरली टू हाइड बोन। मतलब कि सॉफ्ट पैलेट से लेकर नीचे हाइड बोन हमारी C3 और C4 सर्विकल वर्टिब्रा
पर प्रेजेंट होती है, और ये हमारे जो नीचे लोअर जा है इसके बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे होती है, पीछे होती है। ठीक है, तो ये हमारी जो ओरोफेरिंक्स है ये सॉफ्ट पैलेट से लेकर हाइड बोन के आगे तक एक्सटेंड होती है। मीन्स के यूवेला हमारी जो जबान है इसके ऊपर इस तरह का मस्कुलर एक्सटेंशन होती है, सर लटका हुआ होता है, जो कि ओरल और रिस्पायरेटरी पाथवे को अलग करवाता है। तो इसमें हमारे पास पैलेटाइन एंड लिंगुअल टॉन्सिल आते हैं। उसके बाद आगे लैरेंजोफेरिंक्स। Laryngopharynx is extend from hide bone to sericoid cartilage. Sericoid cartilage is round about C6 and hide bone is C3 or C4. Oropharynx and laryngopharynx serves as a common passage for both food and air. Okay. अब आ गया लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स। ये भी हमारे पास इसमें कार्टिलेज होते हैं जो कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो फूड और ड्रिंक को, जो भी हम खाते हैं उसको एयरवे से बचाना और इसोफेगस में उसको गाइड करना या उसमें उसको ट्रैवल करवाना। ओके, और इसमें साउंड प्रोड्यूस भी होती है जिसको हम बोलते हैं फोनेशन। द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स, जो सुपीरियर ओपनिंग है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और इसके ऊपर फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ओके, ड्यूरिंग स्वेलिंग, अब जिस टाइम भी स्वेलिंग होती है तो जो एक्सट्रिंसिक मसल है ये हमारे लैरिंक्स को अपवर्ड मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो टंग है वो एपिग्लॉटिस को डाउनवर्ड मूव करती है, और ये हमारा लैरिंक्स है ये ग्लॉटिस क्लोज हो जाती है और जो खाना है वो डायरेक्ट पीछे इसोफेगस में चला जाता है। The vestibular fold of the larynx also keep food and drink out of the air even if epiglottis removed. अब इसके ऊपर कुछ फोल्ड होते हैं, वेस्टिबुलर फोल्ड मसल के। ठीक है, अगर हम इनको रिमूव कर दें तो उन फोल्ड्स की वजह से भी जो फूड है वो इसोफेगस में जाएगा और जो ग्लॉटिस है इसको बंद करते हैं। ये देखिए जो वाइट है दिस इज अवर वोकल कॉर्ड्स, हॉरिजॉन्टल लिगामेंट्स होते हैं, और जब भी इनकी एडक्शन होती है तो साउंड प्रूव मतलब कि ये एक दूसरे के पास आते हैं, और नीचे से जो एयर होती है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वो इसके ऊपर टेंशन क्रिएट करती है, और जब भी इनकी अबडक्शन होती है तो ब्रीथिंग में हेल्पफुल होती है। अब इसकी हम कार्टिलेज देखते हैं। तो जो हमारी लैरिंक्स है वो 9 कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, जिसमें 3 पेयर होते हैं एंड 3 अनपेयर होते हैं। तो सबसे पहले हम पेयर कार्टिलेज को देखते हैं जिसमें आर्टिनॉइड, कॉर्निकुलेट्स एंड क्विनिफॉर्म्स है, और जो हमारे पास अनपेयर है उनमें थायराइड, सेरिकॉइड एंड एपिग्लॉटिस। जो थायराइड है ये एडम एप्पल बनाती है, मीन्स के ये जो इस तरह नेक रीजन से आगे की तरफ निकली होती है हड्डी इन दी मेल्स, ये मेल्स में बड़ी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसके इफेक्ट से ये एक्सटेंशन और प्रोमिनेंस होती है थायराइड कार्टिलेज की। दी थायराइड मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर थायराइड मेम्ब्रेन होती है जो थायराइड कार्टिलेज को ऊपर हाइड बोन से कनेक्ट करवाती है। उसके बाद है सेरिकॉइड। तो सेरिकॉइड एक रिंग है, रिंग लाइक हाइलाइन कार्टिलेज है जो कि इंफीरियर वॉल ऑफ लैरिंक्स मीन्स के जो लोएस्ट वॉल है उसको बनाती है, और ये टॉप ऑफ ट्रैकिया के ऊपर होती है। उसके बाद है एपिग्लॉटिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज एपिग्लॉटिस। ओके, तो जो हमारी इसके बाद जो कार्टिलेज है
वह एपिग्लॉटिस जो कि स्पून शेप होती है। स्पून शेप होती है और हमारी जो ग्लॉटिस है उसको कवर करती है। तो जब भी ड्यूरिंग स्वेलिंग जो हमारी फेरिंग्स है और लैरिंग्स है ये अपवर्ड मूव करती है। इसकी वजह से जो हमारी फूड एंड ड्रिंक है वो इसोफेगस में जाते हैं और जैसे ये अपवर्ड मूव करती है तो जो हमारा ग्लॉटिस है वो डाउनवर्ड मूव करता है और एयरवे पाथ को क्लोज कर देता है और जो हमारा खाना है ये सीधा इसोफेगस में चला जाता है। उसके बाद है पेयर्ड आर्टिनॉइड कार्टिलेज। तो ये सबसे स्मॉल होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये वोकल कॉर्ड से जुड़ी होती है और उसकी पोजीशन और टेंशन को अफेक्ट करती है। ओके, ये ट्रायंगुलर शेप होती है और हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है और जो हमारी सिरकॉइड कार्टिलेज है जो हमारे पास सर्कुलर थी उसके बिल्कुल पोस्टीरियर सुपीरियर उसके पीछे और अपर पार्ट पर लगी होती है। ये रिंग हमारे पास है सेरिकॉइड। उसके बाद है पेयर कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। अब जो ये हॉर्न शेप होती है इलास्टिक कार्टिलेज लोकेटेड एट द एपिक्स ऑफ आर्टिनाइड हमारे पास इस जगह पे होती है। ओके, ये हॉर्न शेप होती है। और उसके बाद है पेयर क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। एक क्लब शेप होती है और एंटीरियरी टू कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और ये जो कॉर्निकुलेट है इसके बिल्कुल इंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होती है।